की बड़ी खबर की प्रदेश में इस साल नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार बवाल हो रहा था। जो अब फैसला आया है कि इस साल चुनाव नहीं होंगे, हाईकोर्ट ने खारिज की है जनहित याचिका। सरकार ने 23 अप्रैल को शासनादेश जारी किया था। 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव करवाने की बात कही थी। चुनाव कराने की समय सीमा जो है वो निकल चुकी है और अब चुनाव कराना संभव नहीं है, ये सरकार ने कहा है। कॉलेज के प्रवेश के 8 हफ्ते के अंदर चुनाव संपन्न होने का प्रावधान है। कोर्ट के फैसले से छात्र संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने विरोध जताया है। छात्र संघ राजनीति को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। छात्र राजनीति से ही प्रदेश को कई बड़े नेता मिले हैं और मिलते रहेंगे। छात्र संघ की कमजोरी के लिए छात्र परिषद की घोषणा की गई थी और अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार छात्र संगठन मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो है वो चुनाव कराए जाए, लेकिन अब हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। आज उत्तराखंड में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और छात्र राजनीति के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। आज नैनीताल हाईकोर्ट में जो छात्र संघ चुनाव को लेकर सुनवाई की जानी थी, उसमें सरकार ने ये पक्ष रखा है कि वो छात्र संघ चुनाव कराने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण नैनीताल हाईकोर्ट ने जो याचिका थी छात्र संघ चुनाव को लेकर उसे निरस्त कर दिया है। तो साथियों, आप जानते हैं कि छात्र राजनीति का महाविद्यालय में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इससे पहले भी कई छात्र संघ से निकले हुए हमारे पदाधिकारियों ने, चाहे प्रदेश लेवल पर हो, देश भर में कई नेतृत्व दिए हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवाएं हैं, चाहे राजनीति में हो। लगातार छात्र राजनीति से कई बड़े लीडर उभर कर आए हैं, लेकिन आज छात्र संघ चुनाव न कराना एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से लगातार मांग उठ रही थी छात्र संगठनों द्वारा कि जल्द ही छात्र संघ चुनाव कराए जाए, अब उस पीआईएल को खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने, जिसमें ये कहा गया था, और अब किस तरीके का माहौल है? जी बिल्कुल दिव्या, लगातार क्योंकि गढ़वाल विश्वविद्यालय हो, कुमाऊं विश्वविद्यालय हो या श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंधित जो कॉलेज हैं, उनमें छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित कराने को लेकर लगातार छात्रों में आक्रोश था। हमने हाल ही में डीएवी पीजी कॉलेज में देखा कि छात्र नेता जिस प्रकार से टावर पर चढ़े थे और उन्होंने छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित कराने की मांग की थी, लेकिन अब हाईकोर्ट में उसके बाद क्योंकि लंबे समय से छात्र संघ चुनाव टाले जा रहे थे और हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, जिसके तहरीर में सरकार ने अपील दी है कि हमने 23 अप्रैल 2024 को एक शासनादेश जारी किया था और जिसमें संबंधित महाविद्यालयों को यह निर्देश दिया था कि आप 28 सितंबर तक किसी भी हाल में छात्र संघ चुनाव संपन्न करा दें, लेकिन महाविद्यालयों ने उस आदेश का अनुपालन नहीं किया और अब क्योंकि एक महीने का लगभग समय छात्र संघ चुनाव की जो कराने की अवधि थी उसको हुए बीत गया और ऐसे में विश्वविद्यालय संबंधित जो विद्यालय है उन्होंने सरकार का जो शासनादेश था उसका पालन नहीं किया और ऐसे में सरकार अब छात्र संघ चुनाव कराने में असमर्थ है, क्योंकि ऐसे में छात्रों की जो पढ़ाई है वो व्यवधान होती है और लगातार क्योंकि कई और कार्यक्रम हैं जिसके चलते छात्र संघ चुनाव कराना अब संभव नहीं है, जिसके चलते अब लगातार जबरदस्त आक्रोश, चाहे एनएसयूआई हो, एबीवीपी हो, आर्यन हो, तमाम छात्र संगठन जो हैं उनमें जबरदस्त विरोध है और कहीं ना कहीं एक मांग क्योंकि कल से ही की जा रही थी कि आज से अनिश्चितकालीन धरना विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में दिया जाएगा और अनिश्चित काल के लिए तालाबंदी प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर क्या वजह है? क्योंकि शासनादेश सरकार द्वारा जारी किया गया, सितंबर 28 तक किसी भी हाल में चुनाव कराने की बात कही गई, लेकिन क्या वजह है कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय प्रबंधन जो है वो इस ओर सख्त नहीं रहे और कड़ाई से इसका पालन नहीं हुआ कि अब खामियाजा छात्र संगठनों को भुगतना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जहाँ तक बात रही और हम गढ़वाल विश्वविद्यालय के संबंध में इसके संदर्भ में बात करें तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो 4 कैंपस है, पौड़ी, टिहरी, चौरास और बिरला, इन चारों ही कैंपसों में जो है छात्र संघ चुनाव संपन्न कराए गए। पहले तो विश्वविद्यालय का फोकस इन 4 मुख्य जो 4 कैंपस विश्वविद्यालय के थे इनमें फोकस रहा कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएँ। उसके बाद विश्वविद्यालय ने कहा कि जैसे ही कैंपसों में छात्र संघ चुनाव संपन्न होंगे उसके बाद आगे जो संबंधित महाविद्यालय हैं उनमें छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन बीच में प्रवेश प्रक्रिया है
असाइनमेंट और कुछ परीक्षा के चलते जो है छात्र संघ चुनाव में विलंब कराया गया। और अब क्योंकि त्योहारी सीजन है, विद्यालय में अवकाश की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। संभवतः आज या कल से विद्यालय में अवकाश होगा और ऐसे में महाविद्यालय ने तमाम हवाले, चाहे परीक्षा का हवाला हो, असाइनमेंट का हवाला हो, प्रवेश प्रक्रिया का हवाला हो, आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन का हवाला हो, या अब अवकाश का हवाला हो, तमाम ऐसे जो है बात सामने रखी है, जिसके चलते छात्र संघ चुनाव ना कराना विश्वविद्यालय मैनेजमेंट ने ये चीज़ें सम्मुख रखी हैं और इनको छात्र संघ जो संगठन है उनको इनको मानने की हिदायत दी यहाँ पर दी है। अच्छा, क्योंकि हमने बयान भी सुना था पदाधिकारी का छात्र संगठन के, और उन्होंने काफ़ी मायूसी भी जाहिर की थी कि कई बड़े नेता जो है छात्र संगठन के चुनाव से निकलते हैं, ऐसे में चुनाव ना होना ये स्टूडेंट हित में नहीं है। अब जब ये पूरा मसला निकल कर आया, इस साल चुनाव नहीं होंगे, अगर बवाल बढ़ता है तो सरकार और प्रशासन इसको कैसे हैंडल करेगा? कोई रोड मैप है? जी बिल्कुल दिव्या, निश्चित रूप से, क्योंकि हम अगर उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें, तमाम जो नेता उत्तराखंड से हैं वो छात्र संघ राजनीति से उतरे हैं। हम वर्तमान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का उदाहरण दे, गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वो एक दिग्गज नेता हुआ करते थे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हैं, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने छात्र संघ राजनीति से ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और आज वो प्रदेश में बड़े नेतृत्व के रूप में जाने जाते हैं और उनके कुशल नेतृत्व में कहीं ना कहीं जो है प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में छात्र संघ जो पूर्व एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी, उन्होंने ये मांग की है कि सरकार को इस साल चुनाव बहाल कराने चाहिए, क्योंकि अब ऐसे स्टेज पर सरकार चुनाव कैंसिल कराने की बात कर रही है जहां पर जो छात्र संघ की तैयारी करने वाले हैं, चाहे अध्यक्ष के पद पर हो, यूआर के पद पर हो, उपाध्यक्ष के पद पर हो, तमाम जो छात्र नेता हैं उन्होंने हजारों लाखों रुपए खर्च करके अपने बैनर हो, पोस्टर हो, कार्यकर्ताओं के साथ फ्रेशर पार्टी हो या टूर का कार्यक्रम हो, ऐसे में हजारों लाखों रुपए जो है उनके खर्च हो चुके हैं। और ऐसे में जब सरकार अब इस स्टेज पर चुनाव कैंसिल कराने की बात कर रही है तो उनमें कहीं ना कहीं मायूसी है और उसी को लेकर जबरदस्त आक्रोश अब है। और सरकार अब धन सिंह रावत से मांग ये की जा रही है कि आप छात्र संघ चुनाव बहाल करें, नहीं तो आने वाले टाइम पे एक उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा और जिसका कहीं ना कहीं सरकार को ये नुकसान इसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि छात्र संघ राजनीति में जब भी उग्रता आई है तो विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा का शेड्यूल है वो तो बिगड़ा ही है, इसके साथ ही प्रदेश में ये शहर में तमाम अव्यवस्थाएं हुई हैं, क्योंकि जब छात्रों का आक्रोश होता है वो एक समाज के लिए घातक होता है। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, उत्तरकाशी से बड़ी खबर है जहां पत्थरबाजी की घटना के बाद धारा 163 क्षेत्र में लागू कर दी गई है। ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से है। 5 से ज्यादा लोगों के एक ही स्थान पर इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। उत्तरकाशी में अब सामान्य स्थिति है। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर धारा लागू की गई है। प्रशासन के लोगों से नियमों का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कल जन आक्रोश रैली हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जा रही थी और उसी दौरान माहौल बिगड़ गया। पत्थरबाजी जो है घरों की छतों से होने लगी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई लोग इसमें घायल हुए हैं और तनावपूर्ण माहौल वहां पर देखने को मिला। हालांकि उसके बाद हल्का बल का प्रयोग भी पुलिस द्वारा किया गया, लाठीचार्ज किया गया भीड़ को तितर बितर करने के लिए और अब पूरे क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। यानी कि इस धारा के तहत अब 5 से ज़्यादा लोगों को एक ही स्थान पर इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध रहेगा और कहीं ना कहीं माहौल को शांत करने का प्रयास है। फिलहाल शांति बनी हुई है, स्थिति सामान्य है। और दीपक नौटियाल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, इस वक्त का अपडेट क्या है? क्या स्थिति उत्तरकाशी में बनी हुई है और क्या जानकारी अभी तक इस पूरे बवाल को लेकर सामने आई है? जी दिव्या, आपको बता दूं, कल जो हिंदू संगठनों का जो आंदोलन था, अचानक इसमें जो है पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके कारण जो पुलिस को भी जो है लाठियां बांधनी पड़ी, जिसके कारण से जो है 27 लोग अभी जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें 6 के 7 पुलिस वाले भी हैं। और फिलहाल स्थिति है कि उत्तरकाशी में धारा 162 BNS लागू कर दी गई है। एक जगह पे 5 से ज्यादा लोगों को रुकने की अनुमति नहीं, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है क्योंकि आज शुक्रवार है और जो हिंदू संगठन का कहना है कि अगर आज यहाँ पे नमाज होती तो और बड़ा उग्र आंदोलन आज से शुरू किया जाएगा। फिलहाल उत्तरकाशी जनपद के गंगा और यमुना वैली दोनों जगह के जो है मार्केट आज बंद है, कंप्लीट रूप से बंद है। जी, यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या बताया गया है? आखिर कितने लोग इसमें चोटिल हुए थे और कौन वो लोग हैं जिनके द्वारा पत्थरबाजी की गई थी?
जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन द्वारा जो है ये पुष्टि की गई कि लगभग जो है 27 लोग घायल हुए, जिनमें कि 6 से 7 पुलिस वाले भी हैं, लेकिन इनकी जो पत्थरबाज है इनकी अभी तक पहचान नहीं हो पा रही, जिसके लिए जो है सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज और जो आसपास की जो रिकॉर्डिंग है उनको चेक किया जा रहा है। बहुत जल्द जो पत्थर वाले हैं वो जो है बहुत जल्दी पुलिस जो है उनका खुलासा करेगी। फिलहाल जो है अभी यहाँ पे जो है स्थिति आज भी तनावपूर्ण बनी हुई है और मार्केट पूर्ण रूप से बंद है, गंगा वैली और यमुना वैली दोनों। जी अच्छा, क्योंकि यहाँ पर चारधाम यात्रा का अंतिम दौर है, ऐसे में अगर कोई घटना होती है तो फिर उस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि धारा 163 तो लागू है ही, लेकिन उसके अलावा शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा भी चले, उसके लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तरकाशी पुलिस ने जो कल जो है यहाँ पे अतिरिक्त फोर्स भी बढ़ाई है। आज जो है चप्पे चप्पे पे यहाँ पे जो है पुलिस तैनात है और चार धाम जो यात्रा है उसमें जो है कि थोड़ा बहुत जो है ये अंतर तो आए है, क्योंकि कल से जो है यात्रियों की संख्या बिल्कुल जो है यहाँ पे कम हो रखी है। फिलहाल जो है जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको जो है उसके लिए सुचारू कर दिया गया, लेकिन जो आंदोलनकारी है वो आज फिर हनुमान चौक पे जो है बैठे हैं और जब उनका कहना है कि अगर यहाँ पे आज जुम्मे की नमाज होती तो और बड़ा जो है उग्र आंदोलन आज से शुरू किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जनगणना को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन आने वाले कुछ समय में केंद्र सरकार से जनगणना के आदेश मिल सकते हैं, लिहाजा हम सभी को तैयार रहना होगा। और आप जानते हैं 2021 जो संकेत है मिल सकता है, उससे पहले अपने यहाँ जो अधिकारी उनसे मेरा बैठना हुआ है। और आप जानते हैं 2021 में जब जनगणना होनी थी तो उस समय कोविड के कारण रुका, और आज 2024 में है ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कभी भी जनगणना का संकेत होगा, तो उससे पहले हमारी तैयारी रहे, हम लोग किस प्रकार से जनगणना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उस तरह से हमारा बैठना हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि जनगणना दो तरह से होती है, पहले जो हाउसेज है, मकान है, उनकी जनगणना होती है, फिर व्यक्तियों की जनगणना होती है। तो अब नई टेक्नोलॉजी है, अब क्या संकेत आता है उसके आधार पे फिर हम लोग जनगणना का जो हमारा यहाँ का विभाग वो सक्रिय होगा। मलिन बस्तियों के संरक्षण के लिए लाए गए अध्यादेश की सीमा को 3 साल और आगे बढ़ा दिया गया है, जिसकी खुशी में देहरादून में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि यहाँ पर ये मौका काफ़ी खास है। इस दौरान सभी ने उनका आभार व्यक्त किया। मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि इस दिवाली सीएम धामी ने बस्ती वालों को बड़ी सौगात दी है, बड़ी राहत दी है। बीजेपी सरकार तीसरी बार बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लाई है। आज कांग्रेस का सच्चाई भी लोगों के सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा तीसरी बार हम अध्यादेश ला रहे हैं। बस्तियों को अगर बचाने का काम किया है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और धामी जी ने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है, ये कांग्रेसियों के मुंह पर एक तमाचा है। और क्योंकि कांग्रेस हमेशा मरीन बस्ती की राजनीति करने की बात करती है, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व होता है कि आज मरीन बस्ती का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। अभी आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोट में मिले। देहरादून के विकासखंड रायपुर के माल देवता में जिला प्रशासन की ओर से बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, एसएसपी अजय सिंह के साथ ही तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस शिविर में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिनको मौके पर ही निस्तारित किया गया। वहीं शिविर में बिजली, पानी, पेंशन, सड़क से संबंधित समस्याएं प्राप्त हुई। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन की कोशिश है कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो। अभी तक मसूरी, ऋषिकेश जैसे जगहों पर इस तरह के शिविर लगाए गए हैं और आगे भी ये शिविर लगाए जाएंगे। मसूरी में हो चुका है, ऋषिकेश में किया गया है, भाऊवला में किया गया है। जन सुनवाई, जनता दर्शन, फील्ड इंस्पेक्शंस और बहुउद्देशीय शिविर, ये जो हमारा एक स्पेक्ट्रम है पब्लिक से कनेक्ट होने का, ये चलता रहेगा, जारी रहेगा।
उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दून समेत 13 शहरों में AQI की 24 घंटे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इस तरह दीपावली से पहले और बाद में कई स्थानों पर वायु प्रदूषण की स्थिति परखी जाएगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल ने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश और टिहरी में AQI की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसके अलावा राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी और घंटाघर में भी AQI की मॉनिटरिंग की जा रही है। हाँ जी, ये विभिन्न स्थानों पर जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, ये हमारे देहरादून में, ऋषिकेश में और टिहरी में हमने अपने एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन दीपावली के समय पर स्थापित किए हैं और ये लगातार मॉनिटरिंग जो है 24 अक्टूबर आज से और 7 नवंबर तक लगातार की जाएगी मॉनिटरिंग। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सिटकुल थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें सेरेमोनियल गार्ड सलामी दी गई। निरीक्षण में जिले के अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। SSP डोभाल ने थानाध्यक्ष को असलाह की नियमित सफाई और माल निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बाहरी कामगारों के सत्यापन के लिए नियमित सत्यापन अभियान को भी आवश्यकता बताया। साथ ही जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को जनता की समस्याओं का समाधान तुरंत करना चाहिए। जो रखरखाव है, खासकर हमारे असलहों का रखरखाव या हमें जो भी हमारे चीज़ें यहाँ पर थाने के लिए ज़रूरी हैं, लॉजिस्टिक्स का हम लोग एक बार उसका मूल्यांकन कर रहे हैं और एक बार उनकी क्या स्थिति है उसका भी मूल्यांकन मेरे द्वारा किया जा रहा है। कुछ केसेस ऐसे हैं खासकर मालखाने में जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके निस्तारण की प्रक्रिया को अभी मेरे द्वारा चेक किया जा रहा है। साथ में जो यहाँ पर अभियुक्त आते हैं उनके लिए चेक खुराक का जो अरेंजमेंट्स है वो किस तरीके का है, साथ में थाने की साफ़ सफाई की व्यवस्था किस तरीके से है, हमारे जो कर्मचारी यहाँ रहते हैं वो किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनको भी मेरे द्वारा भी देखा जा रहा है। अब बात करेंगे हरिद्वार से खबर की, जहां दादूपुर क्षेत्र में नकली शराब के अवैध कारोबार का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने छापेमारी के दौरान 80 लीटर कच्ची शराब और 400 लीटर अल्कोहलिक केमिकल जब्त किया है, जिसे नकली शराब तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपी फरार होने में सफल रहे, जिनकी तलाश जारी है। और यहाँ पर ये एक नकली शराब बनाने का काम पिछले कुछ समय से कर रहा था। पुलिस को ये सूचना जब प्राप्त हुई, इसके पास से करीब 4 ड्रम नकली शराब, जिसमें करीब 800 लीटर नकली शराब, साथ में जो इसका जो अल्कोहल का जो केमिकल है वो, और करीब 1000 जो हमारे रॉयल स्टैग के बॉटल्स और ढक्कन हमें इसमें प्राप्त हुए हैं। उनको पुलिस ने कब्जे में लिया है और ये व्यक्ति अभी पुलिस ने इसको हिरासत में लिया है। इसमें अन्य जो लोग हैं जो इस पूरी नेक्सस में जुड़े हैं, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हरिद्वार में ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने सुल्तानपुर क्षेत्र का दौरा किया और मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में नशे की रोकथाम और मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को रोकने पर चर्चा की गई और साथ ही मेडिकल स्टोर संचालकों को एक्सपायरी और प्रतिबंधित दवाइयों को स्टोर में न रखने के निर्देश दिए। जो है सुल्तानपुर द्वारा यहाँ पर मीटिंग कराई गई है। मैंने इन्हें सजेस्ट किया था कि आप लोग मीटिंग करेंगे। हालांकि ये लोग हर 6 महीने में मीटिंग अपनी तरफ से यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जो है इस वक्त दिवाली का टाइम है और काफ़ी दवाइयों का मिसयूज़ होने का चांसेस रहता है। और मेरे द्वारा इन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो है किसी भी मेडिकल स्टोर द्वारा किसी भी तरीके से जो है नारकोटिक दवाइयों का जो है मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ जो है पूरी मेडिकल स्टोर में क्लीननेस का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि दवाइयों की जो गुणवत्ता होती है उनकी स्टोरेज पे डिपेंड करती है। जैसा कि मैं कई बार देखती हूँ दुकानों पे इतना फ्रीज गंदा रहता है, दुकानें दवाइयाँ नीचे ज़मीन में रखी हुई है, जो एक्ट के अनुरूप है, जो है अनुरूप नहीं है।
पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग पर घुड़दौड़ी क्षेत्र में बीते कुछ महीनों से गुलदार की चहलकदमी देखे जाने पर स्थानीय निवासी और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने वन्य जीव संघर्ष की घटना की आशंका जताते हुए वन विभाग से क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त बढ़ाने की मांग की है। साथ ही वन विभाग के कार्यालय में जाकर पत्र के माध्यम से सूचित भी किया है। वन विभाग को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए, गश्त लगनी चाहिए यहाँ पर, ताकि इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर ना हो और आम जनमानस को यहाँ पर किसी भी प्रकार की जान माल की हानि ना हो और सभी लोग सुरक्षित रहें, चाहे वो जंगली जानवर हैं या फिर यहाँ का स्थानीय आदमी है या फिर रोड पर चल रहा कोई आम आदमी है। जी बिल्कुल डर का माहौल है। कई लोगों ने सामने इस बात को देखा है, कई लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, उन्होंने सुबह के टाइम भी इस गुलदार को देखा है और रात के टाइम पे भी देखने को ये आए दिन यहाँ पर मिलता है।